हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज रिवीजन की हमारी जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें ये हमारी 9th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज को। रेस्टोरेशन एज की जो टाइमलाइन है वो 1660 से लेकर 1702 तक चली थी। इसको रेस्टोरेशन एज क्यों बोला जाता है? जब चार्ल्स फर्स्ट किंग बना था इंग्लैंड का, तब प्यूरिटन्स ने डिसाइड किया था कि ये चार्ल्स फर्स्ट जो है ये पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहा है और 100 ऑफ प्रोस्टिट्यूट रखता था, तो अपने प्लेजर के लिए ये जो पैसा है वो उड़ा रहा था। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये चार्ल्स फर्स्ट को मार देंगे। ये काफी सारी प्लानिंग इन्होंने की थी लेकिन ये सफल नहीं हुए। ये सफल हुए 1649 में जाके। 1649 में इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया और अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया, जिसको बोलते हैं प्यूरिटन एज, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब प्यूरिटन एज जब खत्म होती है 1658 में, जो इनका अनऑफिशियल लीडर था ओलिवर क्रोमवेल, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद जो इसका असिस्टेंट था जॉर्ज मोंक, उसने प्यूरिटन को डिसीव किया और उसने कॉन्टेक्ट किया जो एग्जाइल्ड प्रिंस था चार्ल्स सेकंड, यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड। जब चार्ल्स फर्स्ट को मारा गया था, उसको एग्जीक्यूट किया गया था, तब ये भाग गया था फ्रांस। अब जॉर्ज मोंक ने इसको जाके दोबारा कॉन्टेक्ट किया कि पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है प्यूरिटन से, इसलिए आप वापस आइए और मोनार्की को रिस्टोर कीजिए। लेकिन इसने एक शर्त रखी थी कि किसी भी प्यूरिटन्स को आप नहीं मारेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये वापस आया चार्ल्स सेकंड और इसने मोनार्की को रिस्टोर किया, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्टोरेशन एज। बट इसने जॉर्ज मोंक की बात नहीं मानी। इसने क्या किया, जो भी लोग इसके फादर को असैसिनेट किया गया था, तब उसमें जो भी इंक्लूड थे उन ऑलमोस्ट उनको मार दिया, जिसमें से जॉन मिल्टन भी एक था। मिल्टन को कैप्चर कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। मिल्टन को नहीं मारा था इसने, उसको कैप्चर करके जेल में डाल दिया। तो अब इस भाई साहब ने क्या किया, जितने भी लोग जो उसमें इंक्लूड थे उसके असैसिनेट करने में चार्ल्स फर्स्ट के, उनको ऑलमोस्ट इसने खत्म कर दिया। अब रेस्टोरेशन एज शुरू होती है ये 1660 से, जो चलती है 1702 तक। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, जैसे कि जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है इस एज का, और जॉन ड्राइडन के जितने भी वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको क्रोनोलॉजी में याद करनी है, डेट याद करनी है, क्वेश्चन बन सकता है। देखो रेस्टोरेशन एज में मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है पेपर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आएगा, और दूसरा है कैरेक्टर। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रेस्टोरेशन एज से। अब जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जो मैं डेट बताता चलूंगा, वो डेट आपको अलग से लिख के याद करनी है। जॉन ड्राइडन की टाइमलाइन है, ये भी याद रखना, 1631 से 1700 तक। जॉन ड्राइडन फर्स्ट पोएट लॉरिएट बने ऑफिशियली 1668 में। इंग्लिश जो राइटर है वो सबसे पहले कोई अगर किसी को ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया गया तो वो जॉन ड्राइडन थे 1668 में। और रोमांटिक एक राइटर है वॉल्टर स्कॉट, इसने ग्लोरियस जॉन भी बोला है इसको। वैसे मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, अभी मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा बिल्कुल। तो इसने पहले सबसे एक हीरोइक स्टैंजा लिखा है ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल की डेथ पे 1659 में। एस्ट्रिया रेडिक्स लिखा है 1660 में, जिसका मतलब है स्टार रीस्टैब्लिश। ये लिखा है जब चार्ल्स सेकंड ने मोनार्की को रिस्टोर किया तो स्टार ने रीस्टैब्लिश किया, उसके बारे में लिखा है ये। एनिस मिराबिलिस 1667, इसमें दो मेजर इवेंट्स को डिस्कस किया है। ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में, और जो प्लेग फैला था 1665 में, दोनों इवेंट्स को मेंशन किया है एनिस मिराबिलिस में। उसके बाद है एब्सलम एंड एक्टोफिल, इसका सबटाइटल है ए पोएम। डेट याद रखना 1681 आएगा यहाँ पे, 1681। इसमें बिब्लिकल टेल है, रिबेल को डिस्कस किया है, एब्सलम अगेंस्ट किंग डेविड। एलिगरी है ये, जो रिप्रेजेंट करती है कंटेम्प्रेरी ड्राइडन को कंसर्निंग चार्ल्स सेकंड एंड द एग्जीक्यूशन क्राइसिस। द पोएम ऑल्सो रेफरेंस द पोपिश प्लॉट 1678 एंड द मैनमथ रिबेलियन 1685। ये 85 का जो मैनमथ रिबेल था, यानी कि जेम्स स्कॉट इस चार्ल्स सेकंड का इलिजिमेट बेटा था। अब जेम्स स्कॉट किंग बनना चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि जेम्स स्कॉट किंग बने, ठीक है। इसको मैनमथ भी बोला जाता है, जेम्स स्कॉट को, अर्ल ऑफ मैनमथ बोला जाता है इसको, जेम्स स्कॉट को।
तो जेम्स कोर्ट के बीच में और जो चार्ल्स सेकंड का एक भाई था जेम्स सेकंड, उन दोनों के बीच में ये फाइट हुई थी। तो जेम्स सेकंड ने इसको मार दिया था, जेम्स कोर्ट को, और अर्ल ऑफ सेप्टसबरी ये इसकी फेवर में था। अर्ल ऑफ सेप्टसबरी दोनों को मार दिया और खुद किंग बन गया था 1685 में। ये उस रिबेल की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर याद रख लेना इसके। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें द मेडल ऑफ द जॉन बायस, ये इसका सबटाइटल है, और ये अटैक किया है थॉमस सैडवेल पे। मैकफ्लेक्नो एस्टायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस, ये भी टीएस का मतलब थॉमस सैडवेल है, ये भी उसी पे अटैक किया गया है। मोक हीरोइक स्टायर है ये, और डायरेक्ट अटैक किया है थॉमस सैडवेल पे। ओपनिंग लाइन इसकी याद रखनी है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके व्हेन द फेट समन्स मोनार्क मस्ट बी ओबेड, और टीएस यहां पे थॉमस सैडवेल है, इस पे अटैक किया है। समरी इसकी पढ़ लेना एक बार। उसके बाद है रिलीजियो लेसी, जिसका मतलब है लेमन्स फेथ, 1682 में लिखा गया है। द हिंट एंड द पेंथर, ये एक बीस्ट फेबल स्टोरी है, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि जॉन ड्राइडन का कौन सा वर्क है जो बीस्ट फेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, इसमें हीरोइक ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया है किसने, जॉन ड्राइडन ने। सबसे पहले हीरोइक ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा में। द इंडियन एम्परर है, उसके बाद द इंडियन क्वीन, औरंगजेब, ऑल फॉर लव। नेक्स्ट है फिर ऑल फॉर लव वर्ल्ड विल लॉस्ट। ये औरंगजेब वाला याद रखना, एक बार क्वेश्चन यहां से बना है कि इनमें से कौन सा वर्क इंडियन थीम पे बेस्ड है, जिसमें इंडियन क्वीन भी था, इंडियन एम्परर भी था ऑप्शन में, और औरंगजेब भी था। तो औरंगजेब इंडियन थीम पे बेस्ड है, ये याद रखना। नेक्स्ट है उसके बाद ऑल फॉर लव वर्ल्ड विल लॉस्ट, ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है, सेम वही वाली स्टोरी है ऑल फॉर लव में। उसके बाद नेक्स्ट सेंट सिसिलियास डे। सेंट सिसिलिया डे ये एक पोएम है, 7 लाइन की 7 स्टैंजा है इस पोएम में, और इसमें ये जो सिलिया है, सिसिलिया, ये ऑर्गन प्लेयर है, जिसको कंपेयर किया है स्पीकर ने इसमें एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है ऑर्फियस। ऑर्फियस एक बहुत ही फेमस ऑर्गन प्लेयर है, लेकिन यहां पे सिसिलिया से इंफीरियर बताया है जॉन ड्राइडन ने। सिसिलिया इज सुपीरियर देन ऑर्फियस। उसके बाद है अलेक्जेंडर फीस्ट, पावर ऑफ म्यूजिक पे ही डिस्कस किया है इसमें भी। इसमें अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था पर्शियन आर्मी को, तब वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और उसमें एक बार्ड है टिमोथियस। टिमोथियस एक पोइट है, यहाँ पे टिमोथियस को कंपेयर किया गया है सेंट सिसिलिया से। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, इसमें सेंट सिसिलिया को टिमोथियस से कंपेयर किया गया है, और सेंट सिसिलियास डे में ऑर्फियस से कंपेयर किया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है एफ्रा बेल, फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में एफ्रा बेल। ये एज ए स्पाई भी इसने काम किया है, चार्ल्स सेकंड की स्पाई थी। ओरोनोको सबसे फेमस वर्क है 1688 का, डेट याद रखनी है। इसका सबटाइटल है ए रॉयल स्लेव, ए रॉयल स्लेव। इसकी समरी पढ़नी है। नेक्स्ट है द फोर्स्ड मैरिज, अमोरस प्रिंस, डच लवर, एब्डेलजार, द टाउन फोप, और सर टिमोथी टॉड्री। ये सिर्फ इसमें से जो कैरेक्टर है वो याद रख लेना, टाउन फोप वाले में से, और उसकी समरी पढ़नी है, बाकी सारे टाइटल कर लेना बस। इट डील्स विद अनहैप्पी मैरिज, इसकी थीम है अनहैप्पी मैरिज एंड डिसोल्यूशन। द प्ले रिवर्क्स, इसमें दोबारा से लिखा गया है, जॉर्ज विल्किन का एक प्ले है द माइजरीज ऑफ इनफोर्स्ड मैरिज, ठीक है, इसको दोबारा से लिखा है द टाउन फोप में। उसके बाद है द रोवर, द रोवर 1677, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी 1677। सबटाइटल है इसका द बैनिस्ड कैवेलियर्स, और इसमें आगे है द रोवर पार्ट 1 लिखा है बैनिस्ड कैवेलियर्स। द राउंड हेड सिर्फ टाइटल पढ़ना है। द एम्परर ऑफ द मून सिर्फ टाइटल। लव लेटर्स बिटवीन ए नोबलमैन एंड हिज सिस्टर, ये भी सिर्फ टाइटल। नेक्स्ट राइटर है उसके बाद विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका एक प्ले है, लास्ट वाला है वो, द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें अकेले से द वे ऑफ द वर्ल्ड से 10-12 क्वेश्चन, 10-12 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लेना। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें द ओल्ड बैचलर, ओल्ड बैचलर की डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1693, और इसके कैरेक्टर भी, कैरेक्टर है इसमें हार्टवेल, जो ओल्ड बैचलर को रिप्रेजेंट करता है हार्टवेल। ही फॉल्स इन लव विद सिल्विया, और इसका एक दोस्त होता है
ये मिस्ट्रेस होती है वेन लव की, और इसका एक फ्रेंड होता है ये तीन कैरेक्टर याद कर लेना। चलो, हार्टवेल, सिल्विया और वेन लव, बस। और डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद डबल डीलर की भी डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीक्वेंस में डबल डीलर, प्ले डीलर और द कंट्री वाइफ, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ये सारे आपको क्रोनोलॉजी में सेट करने थे, ये इस तरह के क्वेश्चन थे। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेलाफेंट है, लॉर्ड टचवुड का नेफ्यू है ये, और ये शादी करना चाहता है सिंथिया से, सर पॉल प्लाइंट की बेटी है। बट ये जो लेडी टचवुड है वो जेलस फील करती है, वो चाहती है कि मैं सिंथिया की शादी से ना होने दूं। तो इसमें ये एक हायर करती है। डबल डीलर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मास्कवेल वाला कैरेक्टर है जो डबल डीलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मास्कवेल। मास्कवेल वाला कैरेक्टर कहाँ है, और लेडी प्लाइंट, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। 4-5 कैरेक्टर के नाम याद रखना और इसकी भी डेट याद रखना। उसके बाद है लव फॉर लव 1695, इसमें इंपॉर्टेंट है सर सैमसन, इसका जो फादर है। वैलेंटाइन मेन इसका हीरो है कहानी का, वैलेंटाइन, और वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है एंजेलिका। ये 2 कैरेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है द मॉर्निंग ब्राइड, सिर्फ टाइटल याद रखना है और डेट 1697। और उसके बाद है द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसकी डेट है 1700। ये डिटेल में पढ़ना है। 5 एक्ट का प्ले है। पहला एक्ट कहाँ पे सेट किया गया है, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 एक्ट कहाँ कहाँ पे सेट किए गए हैं वो याद रखने हैं। फर्स्ट एक्ट सेट किया गया है चॉकलेट हाउस पे, चॉकलेट हाउस में सेट है। और जो सेकंड एक्ट सेट किया गया है सेंट जेम्स पार्क पे। एंड एक्ट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारे लेडी विस्फर्ट हाउस के घर में सेट किए गए हैं। इसमें शादी की क्या कंडीशन है इनकी, मेलाफेंट, इसमें कैरेक्टर देख लो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। मिराबेल, ये लड़का है और ये शादी करना चाहता है, एक लड़की है इसमें जो विस्फर्ट, लेडी विस्फर्ट है उसकी भतीजी है वो। Mirabel to marry Millamant as he was already in love with her. Mirabel is informed by Whitworth and Petulant that if Lady Whisfert marries, he will lose 600 pound ऑफ मिलामेंट्स इनहेरिटेंस। ये कहते हैं कि अगर लेडी विस्फर्ट की परमिशन के बिना वो शादी कर लेती है तो उसकी 6000 पाउंड की एक इनहेरिटेंस पड़ी है लेडी विस्फर्ट के पास, वो उसकी चली जाएगी, वो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद इसमें अगला वर्क है द कंट्री वाइफ, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम वाइचरले का वर्क है ये। अगला राइटर आ गया विलियम वाइचरले। द कंट्री वाइफ लिखा है 1675 में। इसमें कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर पढ़ लेना। और उसके बाद द प्लेन डीलर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी 1676 में। कॉमेडी है ये विलियम वाइचरले की, ये बेस्ड है ले मिसंथ्रोप, एक वर्क है मोलायर का, फ्रेंच राइटर है ले मोलायर, इसने वर्क लिखा है ले मिसंथ्रोप, उस पे बेस्ड है ये। इसमें कैप्टन मैनली में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ए सेलर हु डाउट्स द मोटिव ऑफ एवरीवन ही मीट्स एक्सेप्ट फॉर हिज स्वीट हार्ट ओलिविया। ओलिविया को छोड़ के ये हर किसी पे डाउट करता है। तो ओलिविया एक दिन क्या करती है, ये वर्निस से, इसका एक फ्रेंड होता है वर्निस, उससे शादी कर लेती है ये। नहीं, ये मतलब दोनों जो हैं ये प्लानिंग करते हैं, इससे बदला लेना चाहते हैं बाय सेंडिंग ए पेज बॉय हु इज अननोन टू हिम ए गर्ल इन डिस्गाइज एंड इज इन लव विद हर टू सेड्यूस ओलिविया। व्हेन ट्रूथ ऑफ पेज बॉय आइडेंटिटी इज डिस्कवर्ड मैनली मैरिज हर। ये जो इसकी ओलिविया है, इसकी मिस्ट्रेस, ये शादी कर लेती है वर्निस से। अब ये बदला लेना चाहता है, एक पेज बॉय को हायर करता है। जब इसको पता चलता है कि वो एक लड़की है, कैप्टन मैनले उसी से शादी कर लेता है। उसके बाद है लव इन वुड और सेंट जेम्स पार्क, ए जेंटलमैन डांसिंग मास्टर, सिर्फ टाइटल पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अगला राइटर जॉर्ज एथर्स, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है ये। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द मैन ऑफ मोड, अल्टरनेट टाइटल है सर फॉपलिंग फ्लैटर, कंसिडर्ड एज द बेस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इंपॉर्टेंट कुछ और वर्क्स है इसके, द कॉमिकल रिवेंज, अल्टरनेट टाइटल है लव इन टब, ये सिर्फ टाइटल पढ़ने हैं। शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मोड हो गया अभी जो डिस्कस किया है।
कॉमिकल रिवेंज जिसका अल्टरनेट टाइटल है लव इन ए टब। उसके बाद है द मैन ऑफ मॉड, ये दोबारा आ गया। जॉन वेनब्रू, जॉन वेनब्रू भी इंपॉर्टेंट राइटर है इस एज का। वेनब्रू वाज द प्राइम टारगेट ऑफ जर्मी क्यूलर शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड द प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज। इस राइटर के ने एक पैम्फलेट लिखा है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसके वर्क देख लो, द प्रोवोक्ड वाइफ, द रिलैप्स, दो ही है इसके। उसके बाद है जॉर्ज फार्कवर्थ, इसका डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ टाइटल याद करने हैं। आयरिश ड्रामेटिस्ट है ये। लव एंड ए बॉटल, द रिक्रूटिंग ऑफिसर, इसमें दो नाम याद रखना, रिक्रूटिंग ऑफिसर कैप्टन प्लूम एंड कैप्टन ब्रेजन, ये दो रिक्रूटिंग ऑफिसर है इसमें। द बोक स्ट्रेटेजम, ब्योक स्ट्रेटेजम, ये सीक्वल है रिक्रूटिंग ऑफिसर का। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है सैमुअल बटलर, इसकी डेट आई है भाई कई बार, हुडिब्रास की डेट पूछी गई है। हुडिब्रास 1663 में, देन 1664 में, और फाइनल पब्लिकेशन है 1678 में। हुडिब्रास अटैक किया गया है किस पे? प्यूरिटन्स पे। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पेपर में कि किस पे अटैक है? हुडिब्रास। और इसका टाइटल लिया गया है, आई थिंक द फेरी क्वीन से इसका टाइटल आया है, इसमें मैंने शायद मेंशन नहीं किया। और इसमें वोल्टायर है, इसने एक वर्क लिखा है लेटर ऑन द इंग्लिश, इसमें हुडिब्रास के बारे में बोला है, आई नेवर फाउंड सो मच विट इन वन सिंगल बुक। ठीक है, अब आ गया जर्मी कूलर, जो इमोरलिटी ऑफ प्रोफेननेस ऑफ इंग्लिश स्टेज की मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसने अटैक किया है। जर्मी कूलर ने एक पैम्फलेट लिखा है, ए शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरलिटी एंड द प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज, 1698, डेट इंपॉर्टेंट है इसकी। इसमें क्या किया है जर्मी कूलर ने, जो ये रेस्टोरेशन एज के प्लेराइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, इन पे अटैक किया है। जर्मी कूलर ने बोला है कि तुम लोगों ने रेस्टोरेशन एज के लिटरेचर को वल्गर कर दिया है, जितना भी लिटरेचर तुमने लिखा है उसमें बहुत गंदी गंदी चीजें तुमने लिखी है। इसमें से सिर्फ ड्राइडन ने बोला है कि हाँ हमने ऐसा किया है, बाकी किसी ने नहीं मानी इसकी बात। और किस किस पे अटैक किया है? विलियम वाइचरले पे, जॉन ड्राइडन पे, विलियम कॉन्ग्रीव पे, जॉन वेनब्रू पे और थॉमस डी उर्फे पे। सबसे पहला अटैक किया है जॉन वेनब्रू पे। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे पहले किस पे अटैक किया है? जॉन वेनब्रू पे। उसके बाद जेम्स सर्ले है अगला राइटर, मेड्स रिवेंज लिखा है, लव ट्रिक, द स्कूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट और हाइडे पार्क। सिर्फ टाइटल पढ़ने हैं और कुछ नहीं। उसके बाद आ गए पॉलिटिकल राइटर। पॉलिटिकल राइटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरी राइटर इंपॉर्टेंट है। डायरी राइटर मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रिवीजन अच्छे से आप कर पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।